प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अडयाला में पीटीआई की क़यादत ने इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी और इस कोशिश में कामयाबी भी नहीं हुई। एक तरफ तो ये मुलाकात नहीं हो सकी और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां भी अमल में आ गईं। कुछ देर के लिए अगरचे हुई, असद कैसर साहब को, शिबली फराज को, उमर अयूब खान और अहमद भच्चर जो हैं ये अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ देर के बाद फिर रिहाई अमल में आ गई। लेकिन असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। ये मुलाकात इसलिए अहमियत की हामिल समझी जा रही थी कि एक ऐसे वक्त में कि जब पीटीआई की तरफ से एक बड़े एहतजाज की कॉल दिए जाने का ऐलान किया जा चुका है और कहा जा चुका है कि तारीख फाइल होना बाकी है, लेकिन नवंबर के आखिरी हफ्ते में कोई तारीख दी जाएगी जिसमें एक बड़ा एहतजाज किया जाएगा। वो धरना भी हो सकता है। कल शेख वकास अकरम कह रहे थे कि जब ये कहा गया है कि कारकुनान आएंगे और फिर अपने मकासद हासिल किए बगैर घरों को नहीं जाएंगे तो ये धरना ही होता है, यानी इशारा धरने का भी दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के लोग क्या सोच रहे हैं इस मौके पर और क्या दर्जा हरारत इस्लामाबाद का एक मरतबा फिर गर्म होने जा रहा है, और साथ ही साथ आइनी तशरीहात का मामला अभी भी हवा में मुअल्लक है। आइनी बेंचेस अगरचे बन गए हैं और 6 रुकनी एक बेंच वजूद में आ गया है जो समाअत करेगा, लेकिन कुछ इबाम अभी भी मौजूद हैं। मसलन सबसे बड़ा इबाम यह है कि जो आइनी तरमीम का मामला है, उसके खिलाफ जो दरख्वास्तें आई हैं वो कौन सुनेगा, वो किसकी अदालत में जाएंगी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएंगी या किसी और के पास। तो इन तमाम उमूर पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इरशाद साहब, ये आज जो मुलाकात नहीं हो सकी और तहरीक इंसाफ का आने वाले दिनों में जो एहतजाज है, इन दोनों चीज़ों को आप मिलाकर देख रहे हैं? असल से मैं तो उस वक्त से हैरान हूँ जब ये ख़बर आई कि ये 4-5 लोग जो गए थे उनको रोका गया। रोकने ये हद तक तो बात काबिल फ़हम है, लेकिन उनको गिरफ़्तार कर लेना, चौकी ले जाना और उसके बाद रिहा कर देना, अगर वाकई उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की थी। वैसे तो हमने यही सुना है कि 5 लोगों का इज्तिमा, 4 लोगों का इज्तिमा हो और वो प्रोटेस्ट कर रहे हो तो फिर वो समझा जाता है दफ़ा 144 की, वरना तो 4-5 लोग तो सड़क पे वैसे भी हमारे यहाँ 6-7 लोग। यहाँ आप चौबुर्जी में आ जाएँ तो सुबह 8-9 बजे 100 मज़दूर बैठा होता है, तो किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया कि आप दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये एक लीडर हैं कौमी असम्बली के, एक अपोजिशन लीडर हैं, बाकी अरकान हैं। तमाशा था। लेकिन अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर 10-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद छोड़ क्यों दिया गया? और मुलाकात ना करवाने का जब एडवोकेट जनरल अदालत में यकीन दहानी करा रहे हैं कि जनाब अब कोई पाबंदी नहीं है और इनकी मुलाकातें हो सकती हैं, तो रोकने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही। इससे सिवाय इसके कि जो हुकूमत है या जो इंतज़ामिया है उसकी तज़हीक हुई है, वो मजाक का निशाना बनी है। हाँ, अगर ये लीडर ख़ुद मिलना नहीं चाहते थे और ये कोई ड्रामा मिलजुल कर किया गया है तो ये एक और पहलू हो सकता है, लेकिन ये तवक्को नहीं की जा रही कि इतनी बड़ी लीडरशिप जो है मुस्लिम लीग पीटीआई की वो ये ना मिलने के बहाने ढूंढ रही हो। लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही है और इस तरीके से हुकूमत या पुलिस इंतज़ामिया हासिल क्या करना चाहती है। क्या इससे अवामी हमदर्दी उसको हासिल हो रही है? क्या वो अपना तहक्कुम और रौब और दबदबा साबित करना चाहती है? क्या वो ये साबित करना चाहती है कि अदालती अहकामात की हमें कोई परवाह नहीं है, अदालत की हमारी नज़रों में कोई हैसियत नहीं है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंतज़ामिया और पुलिस के ख़िलाफ़ जाती हैं, उसके हक़ में नहीं जाती। और इससे आवाम जो है वो एक बुरी राय कायम करते हैं। तो अब इस पर क्या कहा जा सकता है? या तो पुलिस और इंतज़ामिया ये बताती है कि शाह साहब सिर्फ ये नहीं है कि मुलाकात नहीं हो सकी, ये एक तो ये है ना कि चले मुलाकात नहीं हो सकी दफ़ा 144 से सब, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है और होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब पहले भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त गई थी तो ऑर्डर देते हुए जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा था कि मैं ऑर्डर तो कर रहा हूं लेकिन मुझे पता है कि ये इस ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी ऑर्डर कर रहा हूं। उस दिन तो फिर कुछ वकला की मुलाकात हो गई थी जेल में, लेकिन ये ऑर्डर जो किया गया था मंगल के लिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफवर्जी भी है। तो मैनेजमेंट यानी अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को बुलाकर ये कहा गया था, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं अदालत को फिर कि आपके ऑर्डर्स की हम खिलाफवर्जी कर रहे हैं या आप नहीं भी अमल दरामद करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि एक पहलू ये हो सकता है, लेकिन इससे हासिल क्या हो रहा है?
अगर आप अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करके लोगों को ये तासुर देना चाहते हैं कि जी हमें किसी के परवाह नहीं, इससे फ़ायदा आपको क्या हासिल? क्या आपकी इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है, आपके वक़ार में इजाफा हो रहा है, रेट ऑफ स्टेट जो है वो कायम हो रही है, रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम हो रही है। भाई आप कानून को जब मजाक उड़ाते हैं तो ये फिर रुझान वहाँ तक महदूद नहीं रहता, फिर ये नीचे और ऊपर हर जगह पे जाता है। और कानून, आइन, अदलिया, रस्म व रिवाज, ये सारे जब आप उनको मिलियामेट करते हैं एक स्टेज पर तो फिर हर जगह पे होता है। अभी पाकिस्तान इस वक्त वैसे भी इन मसाइल का शिकार है। कहा यह जाता है कि रेट ऑफ स्टेट नहीं कायम हो रही या उसको मजाक बनाया जा रहा है, तो क्यों बनाया जा रहा है? उसकी बुनियाद तो आप रख रहे हैं। आप अदालतों का हुक्म नहीं मानेंगे, कल को ये होगा कि ये मामला आगे चलेगा, आपके अहकामात को कोई नहीं मानेगा। लेकिन शाह साहब इसकी एक वजह भी हो सकती है ना, इसकी एक वजह भी हो सकती है, और शायद वो वजह जैसा कि मैंने शुरू में सवाल किया था, एजाजुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एजाजुल हक साहब के सामने भी ये सवाल रखता हूँ कि तहरीक इंसाफ एक एहतजाज की कॉल देने वाली है, और वो कह रही है कि जी हम तो एक ऐसा एहतजाज करने जा रहे हैं नवंबर के आखिरी हफ्ते में कि बस कारकुन घरों से निकलेंगे और फिर वापस नहीं जाएंगे जब तक वो इमरान खान को रिहा नहीं करा लेंगे। कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि इनमें सख्त ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। तो एजाजुल हक साहब, आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो कॉल है, ये अगर आज की मुलाकात हो जाती तो शायद कोई मनसूबाबंदी हो सकती थी उसको रोकने के लिए, या एहतजाज की मनसूबाबंदी या प्लानिंग या अहकामात को रोकने के लिए आज की मीटिंग नहीं हुई? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज तक तो पाकिस्तान में जब तक कि एक तयशुदा, यानी तयशुदा इन द सेंस के बहुत लंबा चौड़ा कोई सेंसिटिव इशू हो, जैसे कि कोई इस्लामिक कॉल दी गई हो, किसी ने खत्म नबूवत की कॉल दी गई हो, या जिस तरह माजी के अंदर होता रहा कि लोग इस्लाम के लिए खड़े हुए या खत्म नबूवत के लिए खड़े हुए और हुकूमत मजबूर हो गई वो तरमीम करने के लिए, या फिर इस किस्म की तहरीक चली जो 77 में चली थी कि फिर उस वक्त मार्शल लॉ लग गया मुल्क के अंदर 1977 5 जुलाई को। तो ये कहना कि जी हम ऐसी तहरीक चलाएंगे किसी को रहा करने के लिए, मैं बड़ी हमदर्दी मेरी चाहे किसी के साथ भी हो, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि लोग इस वक्त इस मूड में है कि वो अपने घर बार छोड़कर और डंडे खाने के लिए बाहर निकले। ये ज़रूर है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर करें जहाँ की हुकूमत है तो एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो सकता है, इज्तिमा हो सकता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना मेरा ख्याल है कि कोई हिकमत अमली नहीं है कि आप इस तरह से हुकूमत को हटा दें और उसको तब्दील कर दें। मेरे ख्याल में वक्त आएगा जब ये रियलाइजेशन आ जाएगी। देखिए, मैं हमेशा माजी के हवाले देता हूँ कि माजी के अंदर अगर देखें 1999 में पाकिस्तान के अंदर जब कू हुआ तो डायरेक्ट मुशर्रफ और नवाज शरीफ साहब की कन्फ्रंटेशन थी और 2 साल लगे, मतलब 2000, 2001, 2002। अगर उसके बीच में कई लोगों ने बातचीत करवाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त उनका वो माइंडसेट नहीं था कि वो निगोशिएट करते। लेकिन जब उन्होंने फैसला किया कि हाँ वक्त आ गया, मैंने बातचीत करनी है, तो फिर उसके बाद रास्ते जो है वो हमवार होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ ये अब भी मैं यही समझता हूँ कि आखिर में बातचीत जो है वो टेबल पे होगी या मुज़ाकरात के ज़रिए होगी या फिर कोई हिकमत अमली से होगी जिसमें कि आप कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे, मुल्क के वसीतर मफाद में आप बैठकर बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये छोटी छोटी बातें कि उसको मिलने नहीं दिया, उसको मिलने दिया, क्योंकि ये तो बाहर जो लोग बैठे हैं ये एहतजाज तो उन्होंने करना है, हिकमत अमली भी उन्होंने बनानी है। अंदर जाने ना जाने से मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ता है इसको। सही है। लेकिन सर, आपने वैसे एजाजुल हक साहब जो हवाला दिया 77 की तहरीक का, आपने कहा कि वो तहरीक चली और फिर वो इस तरह की चली कि मार्शल लॉ लग गया, वो तहरीक चलना गलत था या मार्शल लॉ लगना गलत था? देखिए, मैं समझता हूँ तहरीक चलना गलत नहीं था जब इतनी बड़ी धांधली हुई थी। अगर उस धांधली के अगेंस्ट वो तहरीक चलती तो इतनी तूल नहीं पकड़ सकती थी। वो तहरीक चली थी इसके नफाज इस्लाम के नाम पे। तो जब वो चली और जो वो उसका जो स्लोगन बन गया, उसके लिए वो लोगों ने कुर्बानियां भी दी। मस्जिदों के अंदर लोग FSF वाले गए, उन्होंने गोलियां भी चलाई, लोग शहीद भी हुए उसके अंदर, लेकिन वो तहरीक चलती रही जब तक कि फिर और कोई चारा नहीं था कि इसके अलावा। मैं तो इसका प्रीव्यू मैंने कुछ गुफ्तगू भी की थी
कि जाकर उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनको कई मरतबा बताया गया फौज की तरफ से कि हम मामला को ठीक कर लें, यहाँ तक कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद जाकर बैठे उन मुज़ाकरात के अंदर। एक तरफ वजीर आजम बैठे, उनके राइट साइड पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए हैं और वो अपोजिशन के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं बात बन सकी क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। तो फिर उसका जो नतीजा निकला वो निकला। सही है आपको कहेंगे कि ये बुरा तो हम तो फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है सर, आप बातचीत का कह रहे हैं, लेकिन बातचीत का माहौल अभी तक इतने महीने गुजरने के बाद शायद अभी बन ही नहीं सका है। शायद आरिफ साहब, ये बातचीत का माहौल तो शायद यानी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान को बातचीत का माहौल तो हमें दिखाई देता नहीं है, लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इनमें सख्ती नहीं है, यानी वो समझते हैं कि इतनी मार कुटाई हुई है कारकुनों की, इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इतना इनको जेलों में डाला गया कि अब इनके अंदर सख्त नहीं रही कि कोई एहतजाजी तहरीक निकालें। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर निकलेंगे तो फिर कोई शिकायत ना करे कि इन पर मुकदमात हो गए हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हुकूमत का कॉन्फिडेंस क्या वाकई ऐसा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन थक गए हैं और राना साहब का कॉन्फिडेंस ठीक है? राना साहब एक पुराने सियासी कारकुन है, मुझे तवक्को नहीं कि वो इस तरह की बातें करें, लेकिन वो कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन में फ़र्क क्या होता है। हुकूमत ने परफॉर्म करना होता है, उसने डिलीवर करना होता है, और अपोजिशन की कोशिश ये होती है कि वो हुकूमत को परफॉर्म ना करने दे, डिलीवर ना करने दे। अगर मुल्क के अंदर इज़्तिराब होगा, हिजान होगा, महाज़ाराई होगी, सड़कों पर लोग होंगे, थोड़े हों ज़्यादा होंगे, तो हम हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो मुतासर होगी। तो राना साहब अच्छी तरह से जानते हैं पुराने सियासी कारकुनों की हैसियत से कि जब आप चैलेंज करेंगे किसी जमात को, अपोजिशन को, कि उसमें कोई सकत नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं है, वो पहले वो कुछ कर रही हो ना कर रही हो, वो उस तरफ आएगी और उसके नतीजे में आप तशद्दुद करेंगे, आप जेलों में उनको डालेंगे, तो इससे हुकूमत का क्या फ़ायदा होगा भाई? इससे माशरे के अंदर जो है एक गुस्सा होगा, माशरे के अंदर एक नफ़रत पैदा होगी, माशरे के अंदर एक महाज़ाराई पैदा होगी, तफरीक पैदा होगी। तो क्या हुकूमत का काम मुल्क में इत्तेहाद, इत्तेफाक पैदा करना होता है या तफरीक को बढ़ाना होता है? तो ये तो बाद में। अच्छा, फिर दूसरी, अगर वो सकत उनमें नहीं है बिल्कुल, तो आप मिलने क्यों नहीं देते? यानी आप जब ये किसी लीडर को, किसी पार्लिमान लीडर को अपने लीडर से जो जेल में बैठा हुआ है नहीं मिलने देते, तो ये तो आप ख़ुद अपनी कमज़ोरी का इजहार कर रहे हैं कि आप समझते हैं कि वो मिल लेंगे तो तहरीक खड़ी कर देंगे। तो ये एक तजाद है, और मैं नहीं समझता कि हुकूमत के ये बात हक में जा रही है या हिकमत अमली भी तो हो सकती है इरशाद साहब। नहीं, अगर हिकमत अमली है हो सकती है कि ठीक है सड़कों पर तमाशा लगे, उससे बेहतर है कि होने ही ना दें। नहीं, देखें, बात यह है कि कमज़ोरी का जब आप इजहार करते हैं, हिकमत अमली को कमज़ोरी तो नहीं होती ना। हिकमत अमली तो एक कामयाब ये होती है, हिकमत अमली किसी हुक्मरान की ये होती है कि आप अव्वल मुल्क के अंदर कोई इज़्तिराब, हिजान पैदा ना होने दें, अगर हो जाए तो उसको डिफ्यूज़ करें, ना ये कि आप चैलेंज करें उनको और मौका दें कि जी आप निकलें। तो मैं समझता हूँ कि ये हिकमत अमली अगर है तो ये कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है। सियासी फ़ायदा शायद आपको हो, आपकी हुकूमत जो है उसका दौरानिया बढ़ जाए, लेकिन अगर परफॉर्म आप नहीं करेंगे तो ये एक ऐसा मुल्क जो माशी बहरान का शिकार है, वो कितना अरसे तक इसका मुतहम्मिल हो सकता है? उसके बाद जो एजाज साहब बता रहे हैं जिस तरह से, फिर नतीजा क्या निकलता है? उस महाजर भुट्टो साहब ने जो तवालत दी थी मुज़ाकरात को या महाज़ाराई को बढ़ाया था, उसका नतीजा क्या निकला था? वो सबके सामने है। 10 साल का, 11 साल का मार्शल लॉ में बर्दाश्त करना पड़ा। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब वो GDA बना था और वो बात कर रहा था, उस वक्त भी इलेक्शन में धांधली का और इनके जो हैवी मैंडेट का नशा इन पर तारी हुआ था, उसकी वजह से मामलात ख़राब हुए थे ना। तो तजर्बात से सबक हासिल करते हुए कोशिश ये करनी चाहिए कि मामलात को इत्तेफाक राय की तरफ ले जाया जाए। फ़रीक़ मुखालिफ अगर तैयार ना हो तो उसको आमादा किया जाए, उसको मजबूर किया जाए इस बात पे कि आपका फ़ायदा भी इसी में है। ये हुकूमत की हिकमत अमली होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, एक मिनट, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन दूसरी तरफ एजाजुल हक साहब, हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी बड़े नाराज़ या नाखुश दिखाई देते हैं जो हालिया कानून साजी हुई है, और वो समझते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है। वो समझते हैं कि जो उन्होंने आइनी तरमीम के मुसव्वदे से जो चीज़ें निकलवाई उसको कानून साजी के ज़रिए से डाल दिया गया है। वो समझते हैं कि उनको के साथ हुकूमत ने वादा खिलाफ़ी की है और वो भी एहतजाज का इंदिया दे रहे हैं।
तो चलिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों को तो गिरफ्तार करके पर्चे काट के रोक लिया जाता है, लेकिन क्या यही हरबा मौलाना फजल रहमान साहब अगर एहतजाज का फैसला करते हैं उन पर आजमाया जा सकता है? देखिए, अब ये तो फरूजे में हम बात कर रहे हैं ना, मैं नहीं कह सकता कि ये पहली बात तो ये इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। अगर इकट्ठे होंगे तो कैसी और कहाँ तहरीक चलाएंगे? इनकी तहरीक तो ज्यादा चल सकती है या बलोचिस्तान में मौलाना फजल रहमान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ चल सकती है। केपीके में तो ऑलरेडी पीटीआई के लिए एक खुला हाथ है, वहां जब जहाँ चाहे, जैसे अभी स्वाबी में उन्होंने जलसा किया, कोई रुकावट नहीं थी उसके अंदर। हाँ, अगर पंजाब में आगे तहरीक चलाएंगे या सिंध में चलाएंगे तो फिर एक किस्म की महादराई जो है वो होगी वहां पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, हिकमत अमली ये है कि कोई बेहतरी का रास्ता निकाला जाए। इस वक्त मुल्क जिन मुश्किलात से गुजर रहा है, चाहे वो इकॉनमी है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, इस वक्त ये कहा गया मौलाना साहब नाराज हैं कि जी वो जो चीजें निकलवाई थी तकरीबन सब कुछ ही उन्होंने निकलवा दिया था। लेकिन एक जो अहम चीज है कि जब तक दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाएंगे, अब मैं समझता हूँ कि जब तक दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाएंगे, जब तक मामला जो है वो सही तरीके से नहीं चल सकते। तो उसके लिए हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर सब मुश्तरका तौर पर एक दूसरे के से मतलब के मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए देखें कि क्या इस दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमारी आम अदालतें कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। क्या हमें इनके लिए फौजी अदालतों की जरूरत है, जैसे माजी में हुआ एक सनसेट क्लॉज के साथ, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे। देखे ना किस तरह लोगों को शहीद किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, फौजी मारे जा रहे हैं, बलोचिस्तान के अंदर हो रहे हैं। लेकिन जब ये बात देखें, इसमें ये मैंने उस वक्त भी कहा था जब 26वीं तरमीम आ रही थी कि आप इसमें कतगन लगाएं कि किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ ये इस्तेमाल नहीं होगा, कभी किसी को नाजायज इसके अंदर नहीं डाला जाएगा, सिर्फ वो जो दहशतगर्दी के अंदर बिल्कुल सही है, ताकि दहशतगर्दों को, सियासी कारकुनों को अलग अलग किया जा सके। और आज दहशतगर्दी के हवाले से और एक बड़ी कार्रवाई जो केपी में हुई थी उसके हवाले से एक बड़ी कामयाबी भी मिली है, उस पर हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जाके बात करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया शाहदारी साहब आपका, एजाजुल हक साहब आपका भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बैरिस्टर साद रसूल साहब और हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनके सामने कुछ आईनी और कानूनी पेचीदगियों से मुतल्लिक सवाल रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए। खुशामदीद कहते हैं, नए नए बेंचेस बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कई तरह के इबहाम मौजूद हैं, उनका जवाब देने के लिए उसकी तशरीहात भी जारी की जा रही हैं, लेकिन इबहाम ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में बैरिस्टर साद रसूल साहब मौजूद हैं, माहिर आईन और कानून है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, खुश आमदीद। और हमें हसन रजा पाशा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं इससे पहले कि जो आईनी बहसें चल रही हैं इस पर आऊँ, मैं एक चीज़ जो आज हुई है उससे शुरू करना चाहूँगा, और वो ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर आज तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की अडयाला में इमरान खान से मुलाकात होना थी, लेकिन वो मुलाकात आज भी नहीं हो पाई। बैरिस्टर साद रसूल साहब, हमने पिछली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब का जो ऑर्डर था, उसमें उन्होंने जो पिछली मरतबा उनका ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हुआ था उसको करते हुए दोबारा ऑर्डर दिया कि आप जाएं और मुलाकात करवाएं। आज का दिन तय हुआ था, लेकिन आज फिर मुलाकात नहीं हो पा रही। आपके ख्याल में ये तौहीन अदालत है? आपके ख्याल में क्या अदालत हुक्म की खिलाफ वर्जी है? देखिए, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी तो मेरा ख्याल है कि सबको इस बात के अंदर तो कोई इदराक नहीं कि कोई इबाम नहीं कि अदालती हुक्म की तो खिलाफ वर्जी है, और इसके अंदर भी कोई कानूनी या आईनी इबाम नहीं कि अदालत का कोई भी हुक्म हो। अगर अदालत का हुक्म हो कि इस पानी की बोतल को इस जगह से उठा के इस जगह पर रख दिया जाए और वो हुक्म मुझे सादिर किया जाए और मैं ना करूँ, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो, उसके आगे से किसी की खराबी ना भी हो रही हो, किसी की भलाई ना हो रही हो, लेकिन क्योंकि वो अदालत का हुक्म है तो उसकी हुक्म अदूली तौहीन अदालत है। ये हमारा आर्टिकल 204 का कानून है। लेकिन आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा इसके अंदर बात एक ऐड करता चलूँ जो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे पर्सपेक्टिव के अंदर। जस्टिस सरदार इसहाक साहब ने इस ऑर्डर को, पहले ऑर्डर को जारी करने से पहले भी अदालत के अंदर कुछ कमेंट किया, जो रिपोर्ट हुआ मीडिया के अंदर भी, कि मुझे पता है कि आप मेरे हुक्म को नहीं मानेंगे, लेकिन क्योंकि मैं जज हूं, मैं आइन के मुताबिक एक हुक्म दूंगा और मैं ये हुक्म देने लगा हूं, आप ना भी मानेंगे तो मैं हुक्म सादिर करूंगा। जब रियासत के, जब उन्होंने कहा था कि 3 बजे आप बुलाएं, 3 बजे बुलाएं, जब रियासत के जमहूरी स्ट्रक्चर के अंदर, आइनी स्ट्रक्चर के अंदर
आवाम को, साइलीन को, अदालत को ये यकीन हो जाए या कम से कम इबाम हो कि मेरा हो सकता है फैसला जानिबदारी से ना माना जाए। ये नहीं कि किसी गलती से बस पता नहीं था तो नहीं माना गया, जानबूझ के मेरा फैसले की हुक्मअदूली होगी। तो वो जो जमहूरियत का सिस्टम है जिसको जुडिशरी ने इकट्ठे जोड़ा हुआ है कि आपके मेरे हुकूक का, आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, कि हमारे रियासत के इदारे, ख्वाह इलेक्शन कमीशन हो, ख्वाह पार्लिमान हो, ख्वाह एग्जीक्यूटिव हो, वो कानून के मुताबिक चलेंगे, कि लोग आइन के पाबंद हैं। अगर अदालत जो इस बात को इंटरप्रेट करती है उसकी हुक्मअदूली एक जानिबदार अमल बन जाएगा रियासत की हुकूमती इदारों की तरफ से, तो ये सिर्फ एक मुलाकात आज नहीं होगी, कल हो जाएगी। सियासी बातें हैं, कल को कोई और सियासी बात हो रही हुई तो हो सकता है इमरान खान साहब से रोज मुलाकात हो जाए, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी इंस्टीट्यूशन की खराब होगी इस वक्त में, उसको वापस ठीक करने में दिहाइयां लगती। नहीं, मगर ये जज साहब की तरफ से बेबसी का इजहार भी तो है कि मुझे पता है अमल दरामद नहीं होगा लेकिन मैं ऑर्डर कर रहा हूं, तो वो बेबसी का इजहार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बेबसी का। और ये बाय द वे सरदार इकसास साहब ने पहली दफा बेबसी का इजहार नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही ऐसे मुकदमात खत्म कर दिए गए कि हमारी बेबसी है, अगर हम इस मुकदमे को परसू करेंगे तो जिसके मुताबिक जो इस मुकदमे में मुलव्विस है उसके ऊपर मजीद शायद जबर हो या उसके साथ जुल्म हो, तो बेबसी जज साहिबान की तो 2-3 दफा ये जो इलेक्शन कमीशन का 8 मखसूस नशिस्तों का ऑर्डर है उसके ऊपर 8 मेंबरान 2 दफा क्लैरिफिकेशन जारी कर चुके हैं। बेबसी है कि वो पूरा नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करवा दिए जाएं तो बेबसी थी कि वो पूरा नहीं करवाया जा सका। तो अदालत की कुछ बेबसी तो नजर आती है। लेकिन चले, सियासी रियलिटीज़ की वजह से अगर कहीं पे कुछ इस तरह की ऊंच नीच हो भी जाए तो कौमें उसमें से गुजर जाती हैं, सियासी लम्हा बदल जाता है। कल को कोई और लोग बरसरे इक़्तिदार होंगे, यही वक्त का ज़िंदगी का तकाजा है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई होगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की, हाई कोर्ट के फ़ैसले की हुक्मअदूली करके भी आप तमाम निज़ाम चला सकते हैं, इसका सद्दबाब कौन करेगा, ये असल सवाल है। बिल्कुल सही है। पाशा साहब, कैसे देख रहे हैं आप इसको? मुलाकात नहीं हो पाई, ये एक अलग सवाल है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार बार के ऑर्डर जो हैं उसके बावजूद मुलाकात नहीं हो पा रही, और ऑर्डर और जज साहब को भी ये यकीन था कि उनके हकामात पर अमल दरामद नहीं होगा। देखिए, जो आपने अपने इंट्रो में बात की जस्टिस एजाज इसहाक साहब के हवाले से कि उन्होंने ये कहा कि मुझे पता है कि नहीं मानेंगे, तो ये वो चीज है जो लग रहा है कि इदारे आपस में आमने सामने आ गए हैं और किसी शय पे उन्होंने जानबूझ के नोइंगली अदालत की हुक्म अदूली की है। मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी बात थी जिस तरह मोहतरम साद रसूल साहब फरमा रहे थे। इंतहाई मामूली सी बात है मुलाकात की। क्या हमारी अदालतें इतनी बेबस हो गई हैं और जो जेलर साहब हैं, जो सुप्रीडेंट साहब हैं, वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि अदालत के हुक्म को इस तरह हवा में उड़ाएंगे? देखिए, ये किसी का भी हो सकता है, कोई भी एक आम कैदी भी हो सकता है। क्या उसको इस तरह अदालतों को आप ऐसे छोड़ देंगे कि अदालतों का हुक्म हवा में उड़ा देंगे? ये इंतहाई नामुनासिब रवैया है। मैं समझता हूँ कि इसको रिविजिट करना चाहिए। और एक भरम होता है अदालतों का, जो भरम अदालतों ने रखना होता है, हम वकला ने रखना होता है, और इस मुल्क की आवाम ने रखना है, जो लिटिगेंट्स हैं, जो अदालतों को लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे लेते हैं, और उनको एक आस और उम्मीद होती है कि अब हम अदालत में आ गए हैं और अदालत ही हमें वो रिलीफ देगी जो कोई ताकतवर से ताकतवर शख्सियत या इदारा उनको नहीं दे रहा। तो फिर क्या रह जाएगा? अगर मुलाकात भी नहीं हो सकती तो मैं समझता हूँ कि फिर ठीक है, अदालतें बंद कर दें। सही है। ये तो कोई मतलब ये साइरीन को भी तो मैसेज आ रहा है कि अगर तुम जाकर अदालत से ऑर्डर ले भी लोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो भी गया है, तुम्हारे माना भी जाएगा। एक और पाशा साहब, जरा एक जो इबाम जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत सारे इबाम अभी भी मौजूद हैं, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई हुई हैं, पाशा साहब, उन दरखास्तों को कौन सुनेगा? देखिए, ये इबाम आप खत्म कर दें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा, उसी के पास इख्तियार है। 26वीं तरमीम चूंकि इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो गई है मरहलावार। पहला मरहला था कि चीफ जस्टिस कौन होगा, और उसी 26वीं तरमीम के तहत चीफ जस्टिस तीसरे नंबर पे जो थे उन्होंने मनसब संभाल लिया। फिर आगे
मरहलावार उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह भी बन गए और आज पता चला कि उन्होंने बेंच की तश्कील भी दे दी। 6 रुकनी बेंच बनाया। एक मोअज़्ज़ज़ जज साहिबा जो है वो मुल्क से बाहर होंगी 2 दिन के लिए, तो शायद वो इस बेंच का इस वजह से हिस्सा ना होगी। तो बेंच की तश्कील हो गई, तो अब वो पिटीशंस इन्हीं के पास नहीं। मगर पाशा साहब, ये बेंच तो देखे ना इसी आईनी तरमीम के नतीजे में वजूद में आया है और इसी के खिलाफ दरखास्त सुननी है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं उठेगा फिर यहाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जजेस ने ही करना है, ये सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस है, कोई बाहर से नहीं आए और ना ही इस हुकूमत ने इनको लगाया है। ये वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो मुख्तलिफ केसेस उन्होंने आईनी किए हैं। इसमें वही मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान शामिल हैं जिन्होंने रिजर्व सीट्स का भी फैसला किया और उनकी तादाद 3 से 4 है। तो ये नहीं ये जो परसेप्शन बन रहा है कि नहीं जी, सर फर्ज कीजिए कि ये तरमीम जो है, पाशा साहब ये फर्ज कीजिए तरमीम कलअदम हो जाती है, तो फिर इस बेंच ने जिसने ये केस सुना होगा उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना, फिर तो वो है ही नहीं, फिर वो तरमीम कलअदम हो गई तो फिर ये बेंच भी नहीं है, तो खत्म हो जाएंगे। ये क्या बात हुई? क्या अपने आप को ये खत्म नहीं कर सकते? क्या ये जब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं रहेगा तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज नहीं रहेंगे? अल्टीमेटली इन्होंने फिर वही सुप्रीम कोर्ट के जज, अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और अगर इसको स्ट्राइक डाउन करते हैं तो फिर भी इन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट का ही जज। चलिए बैरिस्टर साहब, कोई ऐसी बात ठीक है बैरिस्टर साहब, एक राय इसमें ये भी है कि जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, चलिए बेनिफिशियरी नहीं है या कंसर्न है कि आप बेंच जो है वो इसी तरमीम के नतीजे में बना है, तो इस बेंच में शामिल जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चूंकि वो भी इसी तरमीम के नतीजे में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, इनके अलावा बाकी जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस अवेलेबल हैं उन्हें सुनना चाहिए। आपके ख्याल में किसे सुनना चाहिए इस दरखास्त? मैं इस दलील के कायल नहीं हूं और मैं आपको इसकी एक सेकंड में वजह गुजारिश करता हूं, लेकिन मैं ये कहता चलूं कि मैं पाशा साहब की बात से एग्री नहीं करता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही की अथॉरिटी, और उसकी भी मैं आपके सामने दलील देता हूं। देखिए, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आर्गुमेंट करेंगे तो मेरी नाकिसी राय में ये एक सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है, इस वजह से कि इंटरेस्ट तो उन लोगों का भी है जो इस तरमीम की वजह से बेंच में नहीं आए। अगर तरमीम स्ट्राइक डाउन हो जाएगी तो वो कल को उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों तरफ रहेगा। ठीक है, वही आर्गुमेंट के ये बेनिफिट करता है 26वीं तरमीम कुछ जजेस को, वही आर्गुमेंट कट क्रॉस करेगा कि अगर इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए तो दूसरे जजेस का बेनिफिट हो जाएगा। तो मेरे नहीं ख्याल के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आर्गुमेंट होना चाहिए। आर्गुमेंट जो मेरी नाकिसी राय में होना चाहिए वो ये है कि ये आईनी दो बातें, क्या प्रोसीजर्स की कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी मुकदमे के ऊपर, हम उसको भी आईनी गैर आईनी नहीं कहते, किसी भी मुकदमे पे फुल कोर्ट बना दे? बिल्कुल इख्तियार है चीफ जस्टिस की और उस प्रोसीजर्स की कमेटी को कि वो आपके मेरे एक दीवानी मुकदमे में कहे कि फुल कोर्ट बैठ के सुनेगी। अगर प्रोसीजर्स की कमेटी को फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार है और वो प्रोसीजर्स की कमेटी फुल कोर्ट के सामने तरमीम लगा देती है, तो क्या एक 7 मेंबर आईनी बेंच या 5 मेंबर या 3 मेंबर आईनी बेंच ये कह सकता है कि 17 मेंबर सुप्रीम कोर्ट ना सुने? और अगर ये कह दे तो क्या ऑर्डर 17 मेंबर का प्रिवेल करेगा या उस 3 मेंबर का करेगा? ये आईनी इबाहम है, इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है और मेरे ख्याल में 17 मेंबर का करेगा। लेकिन इसका एक प्रेसिडेंस का आर्गुमेंट भी है। पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अब से पहले चैलेंज हुई हैं। हम पिछले 10-12 साल की एग्जांपल ले लेते हैं। 18वीं तरमीम 17 मेंबर बेंच ने सुनी, 19वीं तरमीम 17 मेंबर बेंच ने सुनी, 21वीं तरमीम उस वक्त 15 मेंबर बेंच था, 15 मेंबर बेंच ने सुनी। आईनी तरमीम का मुकदमा सुनने के लिए जितने प्रेसिडेंट्स कोर्ट होने हैं, अल जिहाद ट्रस्ट से लेके वकला महाज, पाकिस्तान लॉयर्स फोरम, आगे सारे वो तमाम लार्जर बेंचेस हैं, या फुल कोर्ट हैं या कंप्लीट क्लोज टू फुल कोर्ट हैं। तो एक 3 मेंबर बेंच या 5 मेंबर या 7 मेंबर बेंच कैसे डिसएग्री करेगा उन प्रिंसिपल्स के साथ जो 17 मेंबर ने सेट कर दिए? ठीक, आप सिर्फ ये तब कर सकते हैं जब एक फुल कोर्ट ये मुकदमा सुने। तीसरी दलील इसके अंदर, 2 जज साहिबान आईनी बेंच की तश्कील से पहले ये प्रोसीजर्स की कमेटी में फैसला कर चुके हैं कि इस आईनी 26वीं तरमीम के मुकदमे को फुल कोर्ट के सामने चलना चाहिए। उस फैसले को अभी तक अंडू नहीं किया गया। वो फैसला स्टैंड करता है, यानी कि प्रोसीजर्स की कमेटी ने उसको अंडू कर दिया। इन तमाम चीजों की वजह से मैं पाशा साहब की बात से एग्री नहीं करता।
मेरे ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशली भी बेहतर हो, बजाय कि हम कहें कि अमीनुद्दीन खान साहब ने सुन के फैसला कर दिया या मंसूर अली शाह साहब ने सुन के फैसला कर दिया, इसने अपने हक में कर दिया, उसने अपने खिलाफ कर दिया। कितना ही अच्छा हो तो अब कि सुप्रीम कोर्ट सारी बैठ जाए, जो डिसएग्री करता है डिसएग्री करे, जो एग्री करता है एग्री करे, और एक मेजॉरिटी का फैसला आ जाए। एक जुडिशियल कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इससे आएगी। अगर आप 2-2, 3-3 से सुनवाएंगे ऐसे बेंचेस से जिसमें हुकूमत की मेजॉरिटी थी, वो सही फैसला भी कर देंगे, तो सियासी इबाम मौजूद रहेगा। आप क्यों तो आप ये कहते हैं कि तमाम 16 जजेस बैठकर इसको सुने, जितने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस वक्त मौजूद हों, 16 हो, 2 ऐड हो जाएं, एडहॉक की मेरा ख्याल है कि शायद एडहॉक शायद मेंबर ना हो, जो प्रोसीजर्स कमेटी का इख्तियार है, लेकिन जितने मेंबर्स भी मौजूद हों, आप सबको बिठा के एक आइन पे फैसला करवा लें। सही है। वैसे इसमें कितना मुश्किल, वैसे एक कानून साजी हुई है जिसमें जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 की गई है, तो अगर 10-12 जजेस पहले भर्ती कर लिए जाएं और फिर ये सुना जाए तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। वो तो एक डिफरेंट मुकदमा है कि क्या कोर्ट पैकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल है, कि इसको कहते हैं कोर्ट पैकिंग। ये 1940 की दिहाई में अमेरिका में FDR के नीचे की गई, जब मुशर्रफ साहब ने 3 नवंबर की इमरजेंसी लगाई, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई गई, उसको सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे अटैक किया गया। ये एक डिफरेंट चैलेंज है। लेकिन जितने भी मेंबर सुप्रीम कोर्ट के हैं, अगर सारे बैठ के एक आईनी तरमीम पे आपने सबने नहीं इकट्ठे बैठना, तो अल्लाह देता मुख्तारा माई पे तो नहीं सबको इकट्ठा बैठना चाहिए ना। वो तो 2-2 भी सुन सकते हैं। आइन में तरमीम हुई है, लोग उस पर शिकायत कर रहे हैं, आप सब बैठ के एक फैसला कर। बिल्कुल सही है। पाशी साहब, अब जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे इबाम खत्म भी हो रहे हैं, लेकिन कल जस्टिस मंसूर साहब ने जो सवालात उठाए, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के ज़हन में भी कुछ इबाम मौजूद है। मसलन उन्होंने सवाल किया कि क्या हम गैर आईनी हैं या हम गैर आईनी बेंच हैं, अगर वो आईनी बेंच है तो क्या हम गैर आईनी बेंच हैं। यानी एक मुकदमा उनकी अदालत में जा चुका है और फिर भी वो फैसला कर देते हैं, जबकि उसको आईनी बेंच में जाना चाहिए। अब उनके पास इख्तियार है उनका कि वो चाहें तो उसका फैसला सुना दें, और फिर उन्होंने कहा कि अगर हम फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकेगा या हमें कौन रोक सकता है। इसका भी कोई जवाब मौजूद नहीं है आइन में। तो इबाम आपके ख्याल में जस्टिस मंसूर के जहन में जो मौजूद है, वो भी तो वैलिड क्वेश्चंस हैं जो कल हुए। असदुल्ला खान साहब, आप देखें कि रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस उन पे नहीं जाना चाहिए। आप देखें कि नटशल रिजल्ट क्या निकला। वो ये निकला कि उन्होंने जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस केस का कोई फैसला नहीं किया और उसको पेंडिंग कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाए। दूसरी बात, मैं इंतहाई अदब के साथ इख्तलाफ करते हुए ये बैरिस्टर साहब से कि ये आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं कि सारे जजेस बैठ जाएं तो ये बड़ी अच्छी बात है। जितनी भी एग्जांपल्स इन्होंने 18वीं, 19वीं और 21वीं तरमीम के हवाले से कोट की, वो उस वक्त 26वीं तरमीम नहीं आई थी और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेपरेटली नहीं एस्टैब्लिश हुए थे, और वो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो तब बैठती थी। अब एक नई सिचुएशन वर्क, अब नई सिचुएशन है। और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि इन्होंने फरमाई कि 2 रुकनी कमेटी ने फैसला कर दिया। अब 2 बातें हैं। नंबर 1 कि क्या 3 रुकनी, तीसरा रुकन कहाँ था, वो क्यों नहीं उसमें बैठा। नंबर 1, क्या उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई? बिल्कुल भी नहीं। अगर काजी फाइसा साहब 2 मेंबर्स का फैसला करें फिर नाकाबिले कबूल है, और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 2 जजेस फैसला करें तो वो काबिले कबूल है। यहाँ कंट्राडिक्शन आ गया। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अमेंडमेंट आई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, उसको 26वीं तरमीम 21 तारीख को मंजूर हुई, तो उस रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो लागू कर दी गई। तो वो जो फैसला 2 रुकनी कमेटी का 31 तारीख को किया गया, वो नलिटी इन लॉ है। उसकी वजह यह है कि उसका जो इतलाक है वो 21 तारीख से कर दिया गया जब 26वीं तरमीम मंजूर हुई। तो इसलिए आइडियली तो बिल्कुल ठीक है कि फुल बेंच बैठना चाहिए। ये बिल्कुल आइडियलिस्टिक देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली और स्पेसिफिकली 26वीं तरमीम के तनाजुर में देखा जाए तो अब सूरत हाल डिफरेंट हो चुकी है। तो मेरा व्यू ये है कि 26वीं तरमीम आने के बाद जब तक ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है और एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ बिल्कुल सही सुनेगा कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही। आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली साहब से सवाल अगर पूछ सकूं, मेरा ख्याल है कि पाशा साहब आप सीनियर हैं, हम आपको सुन के सीखते हैं। सर ये वाज़ेह कीजिएगा, जो आपने रेट्रोस्पेक्टिविटी वाली बात की कि क्योंकि वो 26वीं तरमीम का इतलाक उस डेट से पहले से उन्होंने कर दिया, इस वजह से वो फैसला गैर मौसर है।
अगर वो 26वीं जी सर, अगर 26वीं तरमीम का मुतलाक सर सन 2000 से कर देते तो क्या तमाम फैसले फिर गैर मौसर हो जाते थे, क्योंकि कोई फैसला भी तो आईनी बेंच ने नहीं सुना था? क्या ये चीज की जा सकती है सर? बैरिस्टर साहब, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि 26वीं तरमीम 21 तारीख को मंजूर हुई है दोनों ऐवानों से, तो फिर उसका इतलाक 21 से हुआ है, उससे 2000 से मतलब अगर सकता। रेट्रोस्पेक्टिवली की जा सकती है, पैसेज से पहले की डेट सेट की जा सकती है इसमें, तो फिर कोई भी डेट सेट की जा सकती होगी। मैं कमेटी के हवाले से बात कर रहा हूं, जरा वो पढ़ लें, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब तक देखिए एक कानून साजी कर दी गई, एक आईनी अमेंडमेंट आ गई, जब तक उनको कोर्ट स्ट्राइक डाउन नहीं करती या पार्लियामान जो है वो उसको मजीद जो है वो उसमें अमेंडमेंट नहीं लेकर आती, तो फिर लॉ ऑफ लैंड जो है वो अप्लाई करेगा जो इस वक्त है। मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ एक बात कर रहा हूं कि वो जब एग्जिस्ट कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो फिर उसको आप उसको स्किप नहीं कर सकते, उसको ब्रश साइड नहीं कर सकते, उसको इसी तरह लागू करना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने किया है। अदरवाइज कोर्ट को इख्तियार है, कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है, कर ले, या पार्लियामान उसको अमेंडमेंट कर दे, बिल्कुल कर सकती है, उसका इख्तियार है। तो ये दोनों चीजें अपनी जगह सही है। बिल्कुल, उसमें अब ये जो आर्गुमेंट है बैरिस्टर साहब के, यही फुल कोर्ट है, ये 7 रुकनी बेंच बना है, चूंकि अब एक नई चीज है और ये तख्लीक हुई है 26वीं तरमीम से, तो यही फुल कोर्ट है, और ये अगर 7 मेंबर्स पूरे बैठ रहे हैं तो फिर फुल कोर्ट सुन रही है, नई सिचुएशन है वो कहते हैं। देखिए पाशा साहब की बात में, और जो कि कांस्टेंट है, गवर्नमेंट की भी कुछ इसी तरह की इंटरप्रिटेशन है, लॉ मिनिस्टर साहब की, दीगर लोगों की, कि सिर्फ जो आईनी बेंच है वही आईनी सवालात को सुन सकता है और वही उसका फुल कोर्ट है। अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए, इसके अंदर कुछ मंतक है, उन्होंने पूरा आइन अमेंड कर दिया, तो आइन अमेंड जब कर दिया तो उसके अंदर थोड़ी तो मंतक है, तो एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट शुरू होगी जिसमें बहुत से जुडिशियल प्रेसिडेंट्स अंडू करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो माजी की आईनी तरमीम की किसी जजमेंट से ये 7 मेंबर का फुल कोर्ट डिसएग्री करना चाहता है, तो ये कहना पड़ेगा कि वो 16 मेंबर थे, फुल कोर्ट थी, लेकिन ये 7 मेंबर उनको ओवररूल कर सकते हैं। ये जुडिशियल तारीख में मौजूद नहीं है, आप क्रिएट कर दें, आप कहें कि अब क्योंकि 26वीं तरमीम आ गई है तो आप ये कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है। इस तरह के बेतहाशा सुकुम हैं जो लीगल प्रोसेस के, प्रेसिडेंट के, हमारी एग्जिस्टिंग जूरिस्प्रूडेंस के, प्रोसीजर्स की कमेटी के रोल के, अगर अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ा ज़रूरी सवाल मैं, और क्योंकि पाशा साहब से थोड़ी रहनुमाई भी हम इसमें लेंगे उनके एक्सपीरियंस से, आईनी मुकदमे का क्या मतलब है? अगर मुझे पुलिस ने रोक लिया एक नाके पे और उसने मेरे से बदतमीजी की है, तो मैं पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट दायर करता हूं, लेकिन इस पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेंट है, इसमें एक आईनी सवाल है कि पुलिस का मेरी फ्रीडम और लिबर्टी को रोकने का, मेरी गाड़ी को सर्च करने का क्या राइट है? एक आईनी सवाल है साथ इसके अंदर। अगर मेरी जमीन एक्वायर कर ली जाती है तो एक आईनी सवाल है कि क्या मेरी जमीन गलत एक्वायर की गई, ये राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ है। आप कहते हैं कि हर मुकदमा आईनी बेंच, क्या हर मुकदमा जिसमें कोई भी आईनी सवाल हो, क्या वो सारे आईनी बेंच के पास जाएंगे? जैसे फाइन की तशरीहात से मुताल्लिक नहीं, या कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमिन करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो उसका क्या टेस्ट होगा? क्या वो टेस्ट अगर 18 मेंबर बेंच डिटरमिन कर दे कि इस बार से नीचे जितने मुकदमे वो आईनी नहीं है वो हम सुनेंगे, तो फिर वो 3 मेंबर बेंच क्या करेगा? उनकी कमेटी, 3 रुकनी कमेटी क्या करेगी? ये इसमें बहुत सारे भाम हैं जो अगर इस डगर पे चलें कि सिर्फ वो 7 मेंबर आईनी बेंच, तो आपको जूरिस्प्रूडेंस एक देर तक डेवलप करनी पड़ेगी जिसमें बहुत सारे सही। चलिए हसन साहब, ये बता दीजिए फिर कि अब जैसे कह रहे हैं कि अगर फर्ज करेंगे 12 रुकनी या 13 रुकनी एक बेंच बैठ के फैसला करता है कि नहीं ये मुकदमा जो है ये तो हम सुनेंगे, तो फिर वो आईनी बेंच की जो 3 रुकनी कमेटी बनी है जिसने आईनी मुकदमात के अपने पास लगाने का फैसला करना है, उनकी क्या हैसियत रह जाएगी और किसको किस पर फौकियत होगी और क्यों होगी? खान साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने केसेस भी जाते हैं वो आप देखें, अगर डायरेक्ट अगर जाएगा तो 184(3) के तहत जाएगा, और अगर CPLA की सूरत में जाएगा, लीव ग्रांट करने के लिए जाएगा, तो आर्टिकल 185 के तहत जाएगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है।
तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 184 के भी मुकदमात इधर जाएंगे, 185 के भी इधर जाएंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसका क्या टेस्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा। बाकी तमाम मुकदमात जो हैं वो जाएंगे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का क्या टेस्ट है? अब देखिए, वो अब मैं आपको बताता हूं, एक मिसाल आपको। और कौन डिटरमिन करेगा? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा या फुल कोर्ट करेगी? एग्जैक्टली मैं आपको अर्ज करता हूं। खान साहब, आप देखें कि सर 30 सेकंड्स है हमारे पास। ATA के तहत एक केस आता है, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, पुलिस लगा देती है, चालान कोर्ट में भेज देती है। लेकिन जब वो ATA कोर्ट में आता है तो वो उसको एनालाइज करते हैं कि क्या परखते हैं जज साहब, और समझते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हो रहे तो वो रेगुलर कोर्ट में भेज देते हैं। तो ये चीजें जब प्रैक्टिकली इन पे अमल दरामद शुरू होगा तो फिर कोई ना कोई राह निकल आएगी। और ये सारे निकल आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साद रसूल साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आज का प्रोग्राम था, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।